कहानी की शुरुआत होती है एक शांत रात से, जब अचानक आसमान से एक अजीब सी चीज तेज रोशनी के साथ गिरती है और दूर रेगिस्तान में धमाके के साथ टकराती है। ये नजारा एक शिकारी और उसके कुत्ते ने देखा। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और उस रहस्यमयी चीज की ओर दौड़ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में डर कर वापस लौट आता है। तभी दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, जिससे शिकारी तुरंत अपनी बंदूक उठा लेता है, जबकि उसका कुत्ता डर के मारे भाग जाता है। अगले दिन रेनी नाम की एक लड़की अपने मर चुके पालतू लिजर्ड को अलविदा कहती है और उसे ग्रिल पर जलाकर विदाई देती है। फिर वो अपनी माँ लिंडा से कहती है कि उसे दुकान ले चलना है ताकि वो अपने सांप के लिए खाना खरीद सके। लिंडा को रेनी के ऐसे डरावने पालतू जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी नाश्ते के वक्त लिंडा का बॉयफ्रेंड चेस वहां आता है। रेनी उसे नजरअंदाज करती है तो चेस गुस्से में उसे डांट देता है। जाते जाते रेनी गुस्से में उसकी वैन पर खरोंच डाल देती है। स्कूल में रेनी बिल्कुल अकेली रहती है और बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। लंच टाइम में वो गिल नाम के एक अकेले लड़के के साथ बैठती है, जो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनी बस चुपचाप खाना खाती रहती है। स्कूल के बाद जब लिंडा देर से आती है तो रेनी गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि वो आज काम पर क्यों नहीं गई। बातों बातों में पता चलता है कि उसकी माँ और चेस में झगड़ा हुआ था। रेनी कहती है कि उसे चेस से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं करता और सारा दिन शराब पीता है। लेकिन लिंडा कहती है कि चेस को उसकी जरूरत है और जरूरत महसूस होना अच्छा लगता है। घर पहुंचकर रेनी अपने अजीब पालतुओं को खाना खिलाती है और बैंजो बजाते हुए उनसे बातें करती है। उसे लगता है कि उसका असली दोस्त उसका सांप ही है और ये सोचकर वो थोड़ा उदास हो जाती है। रात के खाने पर चेस फिर अपनी वैन पर लगी खरोंच की बात छेड़ता है, पर लिंडा उसे रोक देती है। फिर वो माइक्रोवेव से आ रही बदबू की शिकायत करता है, जिस पर रेनी बताती है कि उसने उसमें अपने सांप के लिए मरा हुआ चूहा गर्म किया था। यह सुनकर चेस गुस्से में रेनी के चेहरे पर चिप्स फेंक देता है। रेनी अब पूरी तरह परेशान और टूटी हुई महसूस करती है। वो घर से गुस्से में निकल जाती है, जबकि अंदर उसकी माँ लिंडा और चेस जोर जोर से झगड़ रहे होते हैं। सब कुछ देखकर थक चुकी रेनी अपने एटीवी पर बैठती है और अकेले रोने के लिए रेगिस्तान की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक पलटी हुई ट्रक और उसके पास एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है। जैसे ही वो पलटकर देखती है, सामने एक डरावना भयानक मॉन्स्टर खड़ा होता है, जो जोर से दहाड़ रहा होता है। रेनी डरकर भागती है और छिपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो जीव एक जंजीर से ट्रक से बंधा हुआ है। वो जानवर जोर जोर से झटके मारता है, जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। कुछ देर बाद वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर रेनी अपनी एटीवी की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है कि वो जीव दर्द से तड़प रहा है, क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस गया है। कुछ पल सोचने के बाद रेनी हिम्मत जुटाती है और ट्रक के पास जाकर उसकी जंजीर खोल देती है। जैसे ही जंजीर खुलती है, वो जीव जोर से चीखता है और रेनी डरकर भाग जाती है। एटीवी पर बैठकर तेजी से वहां से निकल पड़ती है। घर पहुंचकर रेनी देखती है कि लिंडा चेस को दिलासा दे रही है, जिससे उसे और गुस्सा आता है और वो बाहर ही रहने का फैसला करती है। अगले दिन सुबह जब वो बाहर निकलती है तो उसे आसमान में कई हेलीकॉप्टर उड़ते नजर आते हैं। उसे समझ आता है कि वो किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, शायद वही मॉन्स्टर। ये सोचकर रेनी चिंतित हो जाती है और उसे मदद करने का फैसला करती है। वो सुबह का वक्त ये सोचते हुए बिताती है कि उसे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी ताकि वो उस जीव की मदद कर सके। वो अपने दोस्त गिल से उसकी माँ का वीडियो कैमरा मांगती है और बदले में उसे अपना इंग्लिश होमवर्क देती है। जब वो घर लौटती है तो लिंडा और चेस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। चेस उसे अपना 24 घंटे तक नशे से दूर रहने वाला सिक्का दिखाता है और कहता है कि वो अब खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रेनी कहती है कि उसने तो पिछली रात भी शराब पी थी, तो 24 घंटे पूरे कहाँ हुए। चेस कहता है कि वो कोशिश कर रहा है और रेनी को भी अपनी माँ के लिए थोड़ा बदलने की कोशिश करनी चाहिए। चेस के जाने के बाद लिंडा कहती है कि चेस सच में सुधारना चाहता है, लेकिन रेनी सिक्का जमीन पर गिरा देती है और कहती है उसने माफी तक तो नहीं मांगी। रेनी अब उस अजीब एलियन की मदद करने का पूरा प्लान बना चुकी होती है। वो अपने कमरे के दरवाजे पर एक नोट चिपकाती है, होमवर्क में बिजी हूं, डिस्टर्ब मत करना, ताकि उसकी माँ और चेस को पता ही न चले कि वो घर से बाहर जा रही है। फिर वो चुपके से उनके बेडरूम में जाती है और चेस की चाबी चुरा लेती है। जब वो ट्रक खोलती है तो अंदर ढेर सारी वोडका की छोटी बोतलें और एक गन मिलती है, जो उसके मिशन का आखिरी जरूरी सामान होता है। सब कुछ लेकर वो फिर से उसी रेगिस्तान वाली जगह पहुंचती है। पहले तो उसे वो जीव दिखाई नहीं देता, लेकिन दूरबीन से देखने पर उसे वो गड्ढे के अंदर नजर आता है। रेनी टेस्ट के तौर पर हवा में एक गोली चलाती है,
लेकिन एलियन हिलता तक नहीं। वो कैमरा सेट करती है और धीरे धीरे उस जीव के पास जाकर जाल काटने की कोशिश करती है। जब एलियन फिर भी नहीं हिलता तो वो सोचती है कि शायद वो मर चुका है और लौटने लगती है। अचानक वो जीव बिजली की तरह कूदकर रेनी को जमीन पर गिरा देता है। उसका चेहरा अपनी लार से भिगो देता है और फिर उसे सूंघने लगता है। कुछ पल बाद वो पीछे हटता है और अब रेनी उसे ध्यान से देख पाती है। वो वाकई एक एलियन है। वो डरते डरते उससे बात करने की कोशिश करती है और उसे एक सेब देती है, लेकिन एलियन उसे फेंक देता है। उसी वक्त ऊपर से हेलीकॉप्टरों की आवाज आती है। रेनी घबराकर एलियन को समझाने की कोशिश करती है कि ये मशीनें उसके लिए भी खतरा हैं। शाम तक रेनी घर लौटती है और तभी उसे याद आता है कि वो चेस की गन रेगिस्तान में ही भूल आई है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि चेस सोफे पर बैठा शराब पी रहा है। वो कहता है कि लिंडा को मत बताना और अपनी चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन रेनी कुछ नहीं जानने का नाटक करती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, झाड़ियों में कुछ हिलता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां वही एलियन छिपा हुआ होता है। वो उसे डराकर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन वहीं खड़ा रहता है। आखिर में रेनी अपनी एटीवी पर बैठती है और रेगिस्तान की ओर दौड़ जाती है ताकि एलियन उसका पीछा करे और इंसानों से दूर चला जाए। रेगिस्तान में रेनी अपने पीछे आते एलियन को अचानक नजर से खो देती है। वो इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी वो जीव अचानक उसके सामने आ जाता है। वो अपना मुंह खोलता है और उसमें से सुनहरी रोशनी जैसी लहरें निकलकर रेनी के चेहरे को ढक लेती हैं। कुछ पल के लिए रेनी का शरीर हवा में तैरने लगता है। उसकी आंखें तेज चमकने लगती हैं। जब वो होश में आती है तो सुबह हो चुकी होती है और एलियन उसके पास सो रहा होता है। रेनी उसे गले लगाती है और तय करती है कि अब वो इसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वो एलियन को घर ले जाती है और तहखाने में छिपा देती है। उधर रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर और जांच दल अब भी उस रहस्यमयी चीज की तलाश में लगे हैं जो आसमान से गिरी थी। रेनी अगले दिन स्कूल जाने का नाटक करती है और अपनी माँ को फोन करके पक्का करती है कि वो ऑफिस में है या नहीं। जैसे ही चेस घर से निकलता है, रेनी तहखाने से एलियन को निकालती है और घर के अंदर लाती है। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन कुछ भी नहीं खाता। फिर वो उसे घर का छोटा सा टूर कराती है और अपने बाकी पालतू जानवरों से मिलवाती है, मगर जल्दी ही रोक देती है क्योंकि एलियन उन्हें खाने की कोशिश करता है। रेनी उसे क्रोक नाम देती है। फिर जब वो बैंजो बजाते हुए गाना गाती है तो क्रोक की चमड़ी पर हल्की हल्की कंपकंपी होने लगती है। रेनी समझ जाती है कि वो डर गया है और धीरे से कहती है, डर मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसी वक्त उसकी माँ लिंडा ऑफिस से जल्दी लौट आती है क्योंकि वो अपनी डिप्रेशन से जूझ रही होती है। रास्ते में उसे चेस का मैसेज मिलता है जिसमें उसने 48 घंटे नशे से दूर रहने का टोकन भेजा होता है। घर में रेनी और क्रोक टीवी देख रहे होते हैं। तभी दरवाजे की आवाज आती है। लिंडा घर आ गई है। रेनी घबरा जाती है और जल्दी से क्रोक को लेकर बाहर निकल जाती है। अंदर लिंडा को घर बिखरा हुआ मिलता है, जिससे वो परेशान हो जाती है और अपनी दवा खा लेती है ताकि खुद को शांत रख सके। उसी वक्त जब रेनी और क्रोक तहखाने में भाग रहे होते हैं, तभी गिल घर पहुंच जाता है अपनी कैमरा वापस मांगने के लिए। लिंडा गिल को रेनी के कमरे में जाने देती है। गिल वहां पहुंचकर उसके पिता की पुरानी तस्वीर देखता है और कुछ पल उसे गौर से निहारता है। एक पल को वो रेनी का तकिया सूंघने का सोचता है, लेकिन फिर खुद ही रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह गलत है। उधर रेनी क्रोक के लिए पानी रखकर वापस घर आती है। उसकी माँ लिंडा गुस्से में पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई, तो रेनी बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि गिल वहां बैठा उसका वीडियो कैमरा देख रहा है और उसमें क्रोक का वीडियो चल रहा है। रेनी घबराकर कहती है कि वो तो बस एक जंगली जानवर था जो उसे रेगिस्तान में मिला था, लेकिन अब भाग गया होगा। शायद किसी ने नकली वीडियो बना दिया। वो कैमरा वापस लेती है, लेकिन पाती है कि गिल ने टेप निकाल ली है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी लिंडा अंदर आकर कहती है कि अब दरवाजा खुला रहेगा। जैसे ही लिंडा चली जाती है, गिल रेनी से कहता है, मुझे सच्चाई बता, नहीं तो ये टेप पुलिस को दे दूंगा। मजबूर होकर रेनी उसे तहखाने में ले जाती है। नीचे पहुंचते ही क्रोक गिल पर झपट पड़ता है, लेकिन रेनी जल्दी से उसे रोकती है और समझाती है कि गिल उसका दोस्त है। जब क्रोक गिल को सूंघता है तो गिल बेहोश होकर डर से पेशाब कर देता है। कुछ देर बाद जब वो होश में आता है तो रेनी उसका मुंह ढक लेती है ताकि वो चिल्ला न दे। फिर रेनी बैंजो बजाते हुए क्रोक को प्यार से सहलाती है, जिससे उसकी चमड़ी पर हल्की कंपकंपी होती है। ये देखकर गिल को यकीन हो जाता है कि एलियन खतरनाक नहीं बल्कि दोस्ताना है। गिल टेप रेनी को लौटा देता है
और वादा करता है कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि पास ही एजेंट ब्राउन उन पर नजर रख रहा है और तस्वीरें खींच रहा है। शाम को रेनी तहखाने से कुछ अजीब आवाजें सुनती है। वो नीचे जाती है और बैंजो बजाते हुए क्रोक के लिए गाना गाने लगती है। वो उसे बताती है कि ये बैंजो उसके पापा का था और अपने बचपन की कुछ प्यारी यादें शेयर करती हैं। रेनी उसे कई चीजें खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोक कुछ भी नहीं खाता। अगले दिन लंच टाइम में गिल एक नया आइडिया बताता है। शायद क्रोक को पालने जैसा खाना पसंद नहीं, उसे खुद शिकार करना है। उसी शाम दोनों क्रोक को लेकर हेलहॉल कैनियन पहुंचते हैं, जहां गिल कुछ सुअर लाया होता है। वहां क्रोक अपनी असली ताकत दिखाता है और सब पर झपटकर अपना शिकार करता है। खाना खत्म करने के बाद क्रोक सुअर का एक टुकड़ा उठाकर रेनी के पास लाता है, जैसे वो उसका धन्यवाद कर रहा हो। रेनी खुश होकर गिल को गले लगाने जाती है, लेकिन तभी क्रोक जोर से दहाड़ता है और उनके बीच में आकर रुक जाता है, मानो उसे अपना दोस्त किसी और के साथ बांटना पसंद न हो। रेनी क्रोक को तहखाने में छोड़ देती है और ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी नशे में धुत चेस उसे बालों से पकड़कर सोफे पर फेंक देता है और बंदूक के बारे में पूछता है। रेनी झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन चेस को शक हो जाता है तो उसे सच बताना पड़ता है कि वो बंदूक खो चुकी है। गुस्से में चेस कहता है कि रेनी उसे इज्जत नहीं देती क्योंकि उसे उससे डर नहीं लगता। फिर वो अपने बचपन की कहानी बताता है कि कैसे उसके पिता ने उसे डर के जरिए इज्जत सिखाई थी। डरी हुई रेनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन चेस उसे पकड़ लेता है। बचने के लिए रेनी उसके हाथ पर काट लेती है और चेस उसे दीवार पर दे मारता है और गला दबाने लगता है। रेनी की चीख सुनकर उसकी मां लिंडा भागकर आती है और चेस को खींचकर अलग करती है। वहीं नीचे तहखाने में बंद क्रोक सब कुछ सुनता है और दीवार पर जोर जोर से चोट करने लगता है, जिससे पूरा घर हिलने लगता है। कुछ देर बाद जब सब शांत होता है, लिंडा सोचती है शायद भूकंप आया था। गुस्से में वो चेस को घर से बाहर निकाल देती है और हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देती है। रेनी अब बहुत नाराज होती है कि उसकी मां ने इतने दिन तक ये सब झेलने दिया। वो दिखाने के लिए ऊपर कमरे में जाने का नाटक करती है, लेकिन सीधा तहखाने में जाकर क्रोक को समझाती है कि अब उसे शांति से रहना होगा। वहीं वो थक कर वहीं सो जाती है। अगली सुबह एक एजेंट जिसका नाम जोनाथन है, रेनी के पास आता है। वो उसे अपनी पुलिस बैज दिखाकर कहता है कि उसे बंदूक मिल गई है जो चेस के नाम पर रजिस्टर है, लेकिन उस पर रेनी के फिंगरप्रिंट हैं। रेनी बहाना बनाती है कि वो बस रेगिस्तान में डिब्बे शूट कर रही थी। एजेंट मुस्कुराकर कहता है कि अभी तो वो नरमी दिखा रहा है। फिर उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वो वारंट लेकर वापस आएगा। उधर लिंडा देखती है कि घर का पानी नहीं आ रहा तो वो एक प्लम्बर बुलाती है। जब लिंडा काम पर चली जाती है, प्लम्बर तहखाने में नीचे उतरता है। वहां उसकी नजर क्रोक पर पड़ती है। डर के मारे वो अपने औजारों से उस पर वार कर देता है और उसी पल क्रोक गुस्से में आकर उसे काट लेता है। डरा हुआ प्लम्बर भागते हुए अपनी वैन में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है, लेकिन डर और दर्द की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो रास्ते में एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है। उधर जब रेनी स्कूल से घर लौटती है तो लिंडा उससे गंभीर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेनी गुस्से में चिल्लाने लगती है और मां को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराती है। ये सुनकर लिंडा टूट जाती है और बस इतना कहती है कि पानी की पाइप किसी वजह से फट गई थी। फिर वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रेनी को अचानक शक होता है कि कहीं ये काम क्रोक का तो नहीं। वो तुरंत तहखाने की ओर भागती है, जहां उसे जमीन पर इंसानी खून नजर आता है। पास जाकर वो देखती है कि खुद क्रोक भी घायल है और उसका भी खून बह रहा है। रेनी उसे समझाती है कि वो अब किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो अब क्रोक को अपने घर में नहीं रख सकती। उधर गिल के पास एजेंट ब्राउन पहुंचता है और उस पर दबाव डालता है कि अगर उसने क्रोक के बारे में कुछ नहीं बताया तो उसके इमिग्रेंट रिश्तेदारों को देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन गिल कुछ नहीं बताता। शाम को रेनी अपने एटीवी पर बैठकर रेगिस्तान की ओर निकलती है और क्रोक को अपने पीछे आने का इशारा करती है। कुछ देर में क्रोक इतनी तेज दौड़ता है कि वो उसके आगे निकल जाता है। वहां गिल पहले से इंतजार कर रहा होता है। रेनी उसे बताती है कि वो क्रोक को चेस की वैन में रखकर किसी सुरक्षित रिजर्व इलाके में छोड़ना चाहती है, जहां उसे कोई ढूंढ न सके। योजना तय करने के बाद रेनी क्रोक को रेगिस्तान में एक बड़े बॉक्स में छिपा देती है और घर लौटकर सफर की तैयारी शुरू कर देती है। वो अपनी मां के लिए एक चिट्ठी छोड़ती है और अपने सारे पालतू जानवरों को आजाद कर देती है। लेकिन जैसे ही वो वैन में बैठती है, तभी नशे में धुत और बंदूक लिए चेस अचानक वहां पहुंच जाता है। वो रेनी को बाहर खींचकर निकालता है और फिर रेनी और लिंडा दोनों को जबरदस्ती ड्राइंग रूम में बैठा देता है, ताकि वो रो रो कर ये शिकायत कर सके
कि कोई उससे प्यार नहीं करता। गुस्से में वो टेबल उठाकर दीवार पर दे मारता है। उधर रेगिस्तान में एजेंटों की एक टीम उस बॉक्स को ढूंढ लेती है जिसमें रेनी ने क्रोक को छिपाया था। लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर कुछ नहीं होता। बॉक्स खाली है। दरअसल क्रोक अब तेजी से रेनी के घर की ओर लौट रहा होता है। घर पर चेस नशे में लिंडा को बेरहमी से पीट रहा होता है। लिंडा अपनी बेटी से कहती है कि वो भाग जाए और खुद को बचाए। रेनी जैसे ही बाहर भागने की कोशिश करती है, चेस उसके पीछे दौड़ता है और उसका सिर वैन से दे मारता है। फिर वो अपनी बंदूक उसकी ओर तान कर कहता है कि लिंडा उसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया है। अचानक क्रोक वहां आ जाता है और चेस पर झपट कर उसे जोर से वैन पर दे मारता है। कुछ ही पलों में वो चेस को मार डालता है। रेनी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्रोक गुस्से में दहाड़ता है और वहां से भाग जाता है। उसी वक्त गिल भी वहां पहुंचता है और चेस की लाश देखकर घबराकर उल्टी कर देता है। वो कहता है कि अब क्रोक को बचाना मुमकिन नहीं क्योंकि वो एजेंट से बात कर चुका है। तभी एजेंट जोनाथन घर से बाहर निकलता है और रेनी के एटीवी के टायरों पर गोली चला देता है। कुछ ही मिनटों में पूरा सरकारी दस्ता घर को चारों तरफ से घेर लेता है और अपने हाईटेक उपकरण लगा देता है। रेनी को पकड़कर एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और उसके बालों पर एक नेट लगाया जाता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। सिस्टम यह दिखाता है कि रेनी और क्रोक के बीच का बॉन्ड अब तक का सबसे मजबूत है। जोनाथन रेनी की उंगली तोड़ देता है ताकि वो चीखे और उसकी वही चीख सुनकर क्रोक पूरी रफ्तार से घर की ओर दौड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो सीधे एक इलेक्ट्रिक ट्रैप में फंस जाता है। उस जाल से लगातार बिजली के झटके लगते रहते हैं जब तक कि क्रोक बेहोश नहीं हो जाता। रेनी दर्द और डर से चिल्लाती रहती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन जोनाथन उसे भी सुला देता है। कुछ समय बाद क्रोक को एक सरकारी प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। उसे एक खास प्लेटफॉर्म पर रखा गया होता है जो उसे शांत रखता है। वहीं रेनी को एक खाली कमरे में कुर्सी पर बांध कर रखा गया है। जब जोनाथन उसे जगाता है तो रेनी गुस्से में उसके चेहरे पर थूक देती है और कहती है कि क्रोक उसका दोस्त है। लेकिन जोनाथन ठंडे लहजे में कहता है वो खतरनाक है। फिर वो बताता है कि रेनी पहली इंसान नहीं जिसने किसी एलियन से सामना किया है, लेकिन वो पहली इंसान है जो जिंदा बची है। सरकार का मानना है कि क्रोक कोई साधारण जीव नहीं बल्कि किसी ऐसी बुद्धिमान सभ्यता की रचना है जो इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित है। उन्हें लगता है कि उसे धरती पर जासूसी के लिए भेजा गया था, यानी भविष्य में एलियन हमला हो सकता है। क्योंकि रेनी और क्रोक के बीच गहरा रिश्ता बन चुका है, इसलिए एजेंट जोनाथन चाहता है कि रेनी खुद को वैज्ञानिकों के हवाले कर दे ताकि वे उस पर प्रयोग कर सकें और जान सकें कि एलियंस को कैसे मारा जा सकता है। अगर रेनी मना करती है तो जोनाथन उसकी मां लिंडा को पागलखाने भेज देगा और रेनी से जबरदस्ती सारी जानकारी निकाल लेगा जिससे उसकी जान भी जा सकती है। थोड़ी देर बाद लिंडा को रेनी से मिलने दिया जाता है। वो आंसुओं में कहती है कि उसने रेनी का लिखा हुआ खत पढ़ लिया है और अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास है। वो अपनी बेटी से माफी मांगती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लिंडा के जाने के बाद रेनी जोनाथन का ध्यान खींचने के लिए वही करती है जो उसने उसके साथ किया था। अपनी उंगली तोड़कर दर्द में चिल्लाती है। उसकी चीख सुनते ही जोनाथन कमरे में भाग कर आता है और उसका मुंह दबा देता है, लेकिन रेनी उसे काट लेती है। उसी वक्त क्रोक की गूंजती दहाड़ पूरे लैब में गूंज उठती है। वो खुद को प्लेटफॉर्म से आजाद कर लेता है और जो भी गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है सबको मार गिराता है। अलार्म बज उठते हैं, रोशनी झिलमिलाने लगती है और लैब में अफरा तफरी मच जाती है। क्रोक दीवारें तोड़ते हुए गलियारों से निकलता है और लिंडा भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए वेंट्स से होकर भागने लगती है। चारों तरफ मरे हुए लोगों को देखकर वो दहशत में आ जाती है। दूसरी तरफ जोनाथन और एजेंट ब्राउन हथियार लेकर तैयार खड़े होते हैं, लेकिन तभी क्रोक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और दोनों को दीवार पर पटक देता है। वो उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि रेनी उसे रोक लेती है और कहती है, अब बस करो क्रोक। रेनी उसे प्यार से सहलाती है और शांत करती है। फिर जोनाथन की चाबियां लेकर खुद को आजाद कर लेती है। दोनों लैब से भाग निकलते हैं। बाहर रेनी और क्रोक एक कार में बैठने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से जोनाथन गोली चलाने लगता है। तभी गिल वहां पहुंचता है और रेनी को सावधान करता है। दोनों एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन जोनाथन लगातार गोली चलाता रहता है, चाहे रेनी को ही क्यों न लग जाए। रेनी को बचाने के लिए क्रोक खुद बाहर आता है। जोनाथन उस पर कई गोलियां दाग देता है, फिर भी क्रोक पूरी ताकत से उस पर झपटता है और उसे मार गिराता है, लेकिन खुद भी जमीन पर गिर पड़ता है। रेनी उसके पास दौड़ती है, उसे जिंदा करने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। वो फूट फूट कर रो पड़ती है।
जबकि लिंडा और गिल उसे गले लगाकर संभालने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद लिंडा, रेनी और गिल साथ में एक शांत पिकनिक मनाते दिखते हैं, मानो जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हो। लेकिन दूसरी तरफ एक सरकारी लैब में वैज्ञानिक क्रोक के शव पर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।